ओवैसी साहब, बीजेपी के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह कहते हैं कि भाई जो भी आ रहा है वोट देने के लिए ईसी को चेक करना चाहिए अगर वो बुर्का पहना हुआ है कि कौन आ रहा है वोट देने के लिए। गिरिराज सिंह बीजेपी की नफरत की तर्जुमानी करते हैं, स्पोक्स पर्सन है। उन्होंने पहले बिहार के मुसलमानों को नमक हराम कह दिया और ऐसा बता रहे हैं कि अपने जेब से पैसे दे रहे हैं। दूसरा फिर ये जो कह रहे हैं बुर्का का, ये तो इलेक्शन कमीशन जो हैंडबुक देता है रिटर्निंग ऑफिसर को, उसमें बाप एक अलग सेक्शन है, इसमें बुर्का, हिजाब, सर पे पल्लो पहन के आती है, उनको इस तरह से उनका आइडेंटिफाई करना लिखा हुआ है। तो इनको याद दिलाने की क्या ज़रूरत है। और ये जो एक समुदाय के खिलाफ कह रहे हैं ना, वो बीजेपी के लिए काउंटर प्रोडक्टिव होगा। वो क्यों काउंटर प्रोडक्टिव कैसे क्योंकि होगा? आप नफरत, मुस्लिम वोट स्प्लिट हो जाए तो बीजेपी को तो फायदा ही है। स्प्लिट का नहीं है ना, वो तो जनता में ये बात आ गई कि आप तो हिजाब के खिलाफ हैं, आप तो बुर्के के खिलाफ हैं। आप खाली इलेक्शन में मोदी जी के रैलीज में दिखाते हैं, नड्डा साहब की रैली में कि बैठे में बुर्का पोश खवातीन या हिजाब में। अब जब असल गरीब के पास एक ताकत क्या है वोट की, तो उसको रोकना चाह रहे। पर जब मैं आरजेडी के नेताओं से बात कर रहा था, उन्होंने ये बात की कि जो वोटर्स है सीमांचल के, उनको ये समझ में आ गया है कि असदुद्दीन ओवैसी को वोट देना एक वेस्टेड वोट है, उससे सरकार नहीं बनती। आरजेडी और एमजीबी को वोट मिला तभी सरकार। उन्होंने बोला कि पिछले इलेक्शन से साफ हो गया। 2003 से राजद वाले पार्टी नहीं अपनी सरकार में नहीं ला सक रहे हैं। नीतीश कुमार के साथ गए, चाचा भतीजे बोलकर निकल गए, बीजेपी को लाए, मैं जिम्मेदार हूँ। फिर मिले, फिर बीजेपी आई, मैं जिम्मेदार हूँ। होना तो ये चाहिए था कि वो जवाब दे बीजेपी को क्यों आपने सत्ता दी। आपकी हिमाकत, आपके गुरूर की वजह से बीजेपी को सरकार मिल रही है 2-2 मरतबा। आप तो उनको तश्तरी में रख के दे रहे हैं। अच्छा, 2005 में क्या मैं आया था नीतीश को सीएम बनाने। ये सब जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स है सीमांचल के, अस्पताल नहीं खोलते आप, पीएचसी को अपग्रेड नहीं करते, पुल नहीं बनाते, कटाव का काम नहीं करते। आप तो 4 साल उप मुख्यमंत्री थे ना, किसने रोका आपको यहाँ पर कराने के लिए? तो आप यही बताइए, क्योंकि अब तक जो भी आपने बातें की हैं वो ये है कि बाकी लोग क्या नहीं कर रहे। आपका गवर्नेंस का एजेंडा क्या है सीमांचल के लिए, बिहार के लिए? अगर आपको वाकई में किसी तरीके से सरकार में आने का मौका मिलता है तो आप और आपकी पार्टी किन चीज़ों को इंश्योर करने की कोशिश करेंगे? पहले काम होगा एजुकेशन के ऊपर, प्राइमरी एजुकेशन, फिर हाई स्कूल्स, फिर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, स्टेट यूनिवर्सिटी हो, डिग्री कॉलेजेस हो। दूसरा होगा यहाँ पर ख़वातीन के लिए अस्पताल, बच्चों के लिए अस्पताल। तीसरा होगा ये जो नदी कटाव का काम है, ये बराबर इसको रोका जा सकता है। इससे जो ज़मीन बह जाती है 100 एकड़, उसको रोका जा सकता है। इंडस्ट्रीज़ को लाया जा सकता है। और किसानों के लिए जो ख़रीदी का सेंटर है, उनको उसकी कीमत नहीं मिलती। अनानास उगता है, चाय उगती है, मेज़ है, चावल है, क्या क्या नहीं होता यहाँ पर। और 5वां, पानी में यूरेनियम है यहाँ पर। और सबसे ज़्यादा महिलाओं को कैंसर हो रहा है, तो कैंसर का एक सेंटर खुलना चाहिए। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि भाई पटना के अतराफ में, राजगीर में आपने सब कुछ खोल दिया, यहाँ पर क्यों नहीं खोलना चाहते आप? क्या नफरत है? क्यों नहीं खुलता आपके हिसाब से? नफरत है और क्या है? नहीं, ऐसा नफरत बिल्कुल है। पूर्णिया में खुला तो सही एयरपोर्ट। अरे एयरपोर्ट देखिए, एयरपोर्ट खुला कितने बरसों के बाद। सड़कें बेहतर हो गई। नहीं, कहाँ बढ़ गया? आप जाइए, थोड़ी तो बेहतर हुई है पहले से। मैं भी बिहार बहुत साल से अरे आ रहा हूं, उसकी पहले की तुलना में तो आप हैदराबाद की सड़कों से कंपेयर करेंगे तो अलग। हैदराबाद नहीं, मैं 11 साल से यहाँ पर आ रहा हूँ। सिर्फ चुनाव में हेलीकॉप्टर होता, गाड़ी से सफ़र करते हैं। पटना से आते हैं यहाँ पर, बागडोरा से यहाँ पर आते हैं, यहाँ से पूर्णिया जाते हैं गाड़ी में। कौन सी रोड? आप कभी इंटरनल रोड्स पे जाइए, बलरामपुर जाइए, बरसोई के पास जाइए, आप ताज्जुब करेंगे भाई क्या है, बिजली कहीं नहीं है। फ्री बोल रहे 125-200 यूनिट, 5-5, 4-4 घंटे बिजली नहीं होती यहाँ पर। तो ये सब चीज़ें हैं, बिल्कुल इसको नज़रअंदाज करके रख दिया गया। इतना हाई डेट है यहाँ पर। इनकम क्या है यहाँ पर कैपिटा इनकम तो बिहार का सबसे कम है, यहाँ उससे ज़्यादा कम यहाँ पर है। तो ये सब चीज़ें सीमांचल के लिए किया जा सकता है। कोई आपको एडिशनल रिसोर्सेज नहीं, जो रिसोर्सेज है उसको इस्तेमाल करो, काम होगा बराबर। ओवैसी साहब, अगर किसी तरह से हंग स्थिति बनती है 14 नवंबर को, तो आप गठबंधन के साथ अलायंस करने को तैयार रहेंगे? मुझे क्या मालूम क्या रिजल्ट आएगा 14 तारीख के दिन। अगर ऐसा होता है तो यकीनन जब जवाब देंगे, मगर अभी यहाँ बैठकर तो क्यों जवाब देंगे। हमको ये कोशिश ये करना है कि हमारे जितने कैंडिडेट्स अलायंस के हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जीते, और फिर जब रिजल्ट आएगा तो रिफ्लेक्शन होगा बिहार की जनता का, तो जब देखेंगे।
बीजेपी ने इन्फिल्ट्रेटर्स के मुद्दे को एक बड़े तरीके से उठाया कि यहाँ पे बंगाल में, बिहार में बांग्लादेश से पार्टीज इन्फिल्ट्रेटर्स को ला रही क्योंकि उनसे उनका वोट बैंक बनता है। एक बात बताइए, यहाँ पे कोई खजाना निकला है क्या? कोई खजाना निकल गया तो हम समझते हैं कि तेल निकल रहा, कोई आ रहा है। 1 करोड़ यहाँ का नौजवान हिंदुस्तान के कोने कोने में जाता है, आप बजाय उसको रोकने के आप और बदनाम करते हैं इस इलाके को घुसपैठी बोल के। और तीसरी बात यह है कि पार्टीशन के वक्त ये लोग नहीं गए, यहाँ बांग्लादेश लगता है बाजू, नहीं गए, भारत को अपना मुल्क माने। यहाँ के लोग आज़ादी की पार्टीशन की लड़ाई में पार्टीशन के खिलाफ खड़े हुए, यहाँ के बड़े बड़े नेता यहाँ के। और घुसपैठी अगर है तो भाई मुख्यमंत्री आपका नीतीश कुमार, गृह मंत्री अमित शाह आपके, प्रधानमंत्री मोदी, आपके नाक के नीचे कैसा आ रहा है भाई कोई भी? तो इसका मतलब ही आप नाकाम है ना। ओवैसी साहब, अब तक हमने बात की सीमांचल की और आपकी पार्टी की, लेकिन पूरे अगर राज्य की बात करें तो आपको क्या लग रहा है, तेजस्वी और एमजीबी में दम है एनडीए को हराने का, या एक बार फिर से भारत का जो विपक्ष है वो विफल साबित हो? अब ये तो राहुल कंवल साहब, इन लोगों को सोचना चाहिए। देखिए, अगर आप एज अ पॉलिटिकल स्टूडेंट मुझसे पूछेंगे तो 2004 के बाद तो राजद को पावर नहीं मिला। ये बने चाचा भतीजा, बोले 2015 में लालू नीतीश कुमार साथ आए, तो फिर मिल गए, बीजेपी से नाराज हुए नीतीश कुमार तो इनको अपना लिए, फिर छोड़ दिए। तो ये तो उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और वो कितना कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ये तो बिहार की जनता तय करेगी। मगर 2004 के बाद तो इनको तो खुद से तो सत्ता नहीं मिली। नहीं, पर आप ऑपोजिशन फोर्सेस का हिस्सा हैं, अलायंस का हिस्सा हो ना हो, बार लोकसभा इलेक्शन के बाद ऑपोजिशन की ही हार हो रही है और एनडीए का जो विजय रथ है वो तो अग्रसर ही आगे बढ़ता जा रहा है। और जिम्मेदार मैं हूँ, तो यहाँ पर लोग थकते नहीं बोलने से। ये वोट काटता है, बी टीम है, कोई ये नहीं बोलता कि 3 मरतबा नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन गए, तो इसमें जिम्मेदारी किसकी है? कोई अगर कोई पार्टी या अलायंस 300, 400, 450, 500 सीट आप लड़कर भी अगर आप 3 मरतबा हार रहे हैं तो उसका जिम्मेदार आप किसी और को क्यों ठहरा रहे हैं? तो ये तो आपको ही, उर्दू में एक लफ्ज़ है मुहासिबा, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना है। अब नहीं मालूम बिहार की जनता क्या फैसला करेगी, ये तो वो बता सकेंगे। और मैं इतना मसरूफ़ हूँ कि मुझे अपनी पार्टी, अपने अलायंस के कैंडिडेट्स की फिक्र है, दूसरों की उधर दिमाग जाता ही नहीं। तो जब आप जाते हैं कैंपेनिंग करने के लिए इस दफ़ा, तो इस बार के कैंपेन और पिछली बार में आप क्या ज़मीन पे क्या इम्पैक्ट पा रहे हैं, क्या फ़र्क पा रहे हैं? ये बच्चे जो छोटे बच्चे थे ना, ये इतना उनमें मंजलिस का पैगाम नहीं पहुंचा था। अब ये कहीं पर हम चले जाते गांव में, कभी थोड़े दिन पहले बारिश हुई थी तो हम गाड़ी में जो करीब में गए थे तो वहाँ पर बच्चे 10-12 साल के पतंग छाप और एमआईएम पार्टी का जो प्रोग्राम या मैसेज है वो बहुत ज़्यादा डीपली पेनिट्रेट कर चुका है, स्पेशली सीमांचल के एरिया में। और लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं कि हम लोग सबको अपना कर देखें, और कुछ हासिल नहीं हुआ उन लोगों को, तो इसलिए। नहीं, पर आपको भी वोट देने से कुछ हासिल होगा नहीं ना, आप सरकार बनाने की स्थिति में तो है नहीं, ये तो प्रैक्टिकल। एक बात सुनिए, सरकार बनाना है, सरकार आप बना रहे हैं तो क्या आपका मुकद्दर बदल रहा है? आप सरकार बना रहे हैं तो क्या सीमांचल में नदी कटाव का काम हो रहा है, टाटबंद का काम हो रहा है? आप सरकार बना रहे हैं तो इन्फेंट मोर्टालिटी, स्टंटेड, वेस्टेड में कोई कमी आ रही है, रोजगार में कमी आ रही है। आपको यहाँ से आप जब जाएंगे, पूर्णिया जाएंगे ना आप, बैसी विधानसभा लगती है, वहाँ पर मुसलमानों की ईद और हिंदू धर्म की ईद के वक्त बसेस ठहरती हैं दिल्ली पंजाब के। बंधुआ मजदूर का मैं सुनता था, वहाँ पर फेस्टिवल से पहले किसी नौजवान को पैसे दे देते कि तुम या दिवाली मनाओ या जो भी छठ पूजा है मनाओ, दुर्गा, उसके बाद पूजा मनाओ, चलो हमारे साथ, या रमज़ान की ईद मनाओ। बसेस खड़े रह के वहाँ पर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक केस है कि छोटे बच्चों को ले जाकर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुआ। तो ये सब चीज़ें हैं, ये लोग देख रहे हैं। तो इससे ये मत कहिए कि क्या होगा। हम ये कह रहे हैं कि सरकार बदलना, अगर बदलने से आपका मुकद्दर बदलता है तो नहीं हुआ है, वो कुछ नहीं हो रहा है। आप सिर्फ वोट डाल रहे हैं, आप वोट लेने तैयार नहीं है। आप वोट लीजिए और आप खुद हालात को अपने कंट्रोल में करके बदला। इस इलेक्शन में एसआईआर का
आप क्या ज़मीन पे इम्पैक्ट पाते हैं? क्योंकि जितना मैक्सिमम डिलीशन हुआ है वो 6% एवरेज सीमांचल की सीटों पे हुआ है, ज़्यादा डिलीशन सीमांचल में बाकी रीजन्स के कंपैरिजन में। ज़मीन पे आपने क्या देखा? ज़मीन पे उसकी फ़िक्र है। जो वोटर लिस्ट में जाके हम चिट्स बांटना शुरू किए तो उसमें लोगों में बड़ा परेशानी है। कई लोगों के नाम काटे गए। हर बूथ पे कम से कम 50 से 100 जेन्यून वोटर्स के नाम काटे गए हैं। तो इसका इम्पैक्ट बहुत विजिबल होगा 11 तारीख के दिन, आप देखेंगे। नहीं, पर कोई आया नहीं कंप्लेन करने के लिए। मैं वो चीफ इलेक्शन इलेक्टोरल ऑफिसर जो थे उनसे बात कर रहा था, उन्होंने कहा कोई आया ही नहीं शिकायत करने। हमारे पार्टी प्रेसिडेंट अख्तर अली मान इस केस में एक पार्टी हैं और हमने खुद 900 नाम, सबसे ज़्यादा जितने पटिशनर्स थे, जेन्यून नेम्स हमने दिए जो है यहाँ पर, जो जिंदा भी हैं, शिफ्टेड नहीं हो, डबल एंट्री नहीं हुए। क्योंकि इतना कम टाइम था राहुल कंवल साहब, ये पूरा 95% रूरल एरियाज़ है और ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि उतने कम टाइम में आप उस पंचायत में जाए। एक एक पंचायत में 12 से 13 वार्ड होते, इतने कहाँ जा सकेंगे हम। तो हमने एक कॉन्स्टिट्यूंसी को चूज़ किया हमारे स्टेट प्रेसिडेंट की, वहाँ पर तो ये निकला कम टाइम में। तो यकीनन इसका इम्पैक्ट है और इसका विजिबल इम्पैक्ट नज़र आएगा पोलिंग के दिन, आप देखेंगे। नहीं, पर अगर बहुत ज़्यादा लोग होते जिनका वोट का अधिकार कटता तो वो आते ना, शिकायत करते, सोशल पे बाइट डालते, डिजिटल पे कुछ करते, मीडिया के सामने। नहीं, मैं समझ रहा हूँ, आपका क्वेश्चन बड़ा फेयर है। मगर जब 1 करोड़ नौजवान पलायन कर चुका है सीमांचल का, जो यहाँ पर रहता ही नहीं है, और पूरा घर बार का इंतजाम एक महिला के हाथ में है, ज़ईफ बुजुर्ग लोगों के हाथ में और बच्चे हैं, तो आप उतना पार्टिसिपेशन कैसा देख पाएंगे? ये तो बहुत बड़ा, ये तो जेन्युइन क्राइसिस है यहाँ के लिए, तो जो पलायन का है। नहीं, पर डुप्लीकेशन कम होने से, जो लोग यहाँ पे नहीं है उनके नाम हटने से जो वोटिंग का परसेंटेज है वो भी बढ़ गया ना। क्योंकि जो लोग नहीं थे, जिनका नाम ऐसे ही था, जिससे वोट परसेंटेज कम लगता था, अब वो सडनली इंक्रीज हो गया। कैसा होगा जब आप जेन्युइन वोटर्स का नाम काट दिए हैं, तो कैसा पोलिंग परसेंटेज बढ़ेगा? अब जितने लोग आ रहे हैं, भारत के कोने कोने से आ रहे हैं, ट्रेन से आ रहे हैं, बसेस से आ रहे हैं, अब वो लोग क्या करेंगे? माने उनके लिए 1 महीने की तनख्वाह को खर्चा करके यहाँ पर आने के लगता है, तो उनका क्या हो, कैसा पोलिंग परसेंटेज बढ़ेगा जब जेन्युइन वोटर्स के नाम काट देंगे आप? तो ये तो प्रॉब्लम है। आप भी बाहर से आए हैं, कोशिश कर रहे हैं। हैदराबाद की पॉलिटिक्स और सीमांचल की पॉलिटिक्स में क्या फ़र्क है? बहुत फ़र्क है। क्या फ़र्क? वो अर्बन एरिया है कम्प्लीटली, ये कम्प्लीटली रूरल एरिया है। वहाँ पर आप 1-2 दिन के 3 दिन के कैंपेन में कम से कम एक विधानसभा का 50% एरिया कवर कर सकते हैं, 40%। यहाँ पर तो आपको तो एक कोना है, 2, यानी बहुत ही अलग चैलेंज है, बड़ा ही। आप भी तो अंग्रेजी बोलने वाले बैरिस्टर हैं, आप भी मतलब शहर के लिए बेटर है या गांव के लिए ठीक है? नहीं, मेरा मानना यह है कि पॉलिटिशियन वो कामयाब है जो हालात को में हम हो जाए, यानी उसमें मिल जाए, और जितना जल्दी आप एडजस्ट करके, जितना जल्दी आप उस रियलिटी को समझते हैं कि भाई ये आपकी जगह नहीं है, यहाँ पर ये चैलेंजेस हैं, यहाँ पर इस तरह आपको बात करना है, यहाँ पर इस तरह ये चीज़ें हैं, तो आप कुछ कर सकते हैं। वरना अगर आप वही कंफर्ट जोन में रहेंगे तो फिर नहीं हो सकता है।